नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल कृष्णा एकेडमी ऑनलाइन में। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से यूपी टेट, सी टेट व अन्य राज्य के जितने भी टेट हुए उन सभी का कुल 66 सॉल्व पेपर की श्रृंखला लेकर आया हूँ, जिसमें पेपर फर्स्ट एवं पेपर सेकंड को शामिल किया गया है। इस श्रृंखला के माध्यम से आप सबके सामने लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन आएंगे, जिससे आप सबका तैयारी भी हो जाएगा और यह भी पता चलेगा कि आयोग किस प्रकार से क्वेश्चन बनाता है। जी हाँ दोस्तों, 15 मिनट में 30 प्रश्न जैसा कि इसमें लिखा है, जी हाँ दोस्तों वैसा ही होने वाला है। अगर कोई वीडियो बड़ा हो जा रहा है तो आप लोग परेशान ना होइएगा, क्योंकि इसमें 30 प्रश्न बताया गया है, लेकिन हो सकता है कि 35 से 40 प्रश्न भी बताया जाए ऑप्शन के माध्यम से। ठीक है, ये भी बताया नहीं जाएगा, बताएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन ऐसे होंगे कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उसका व्याख्या भी करके मैं बताऊँगा आप सबको। ठीक है, इसलिए आइए जल्दी से जल्दी सॉल्व करते हैं श्रृंखला। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ होने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, यह करना ना भूलिए दोस्तों। आइए देखते हैं ये कौन सा पेपर है। हाँ, यह उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का पेपर फर्स्ट है, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक का जो है कि पेपर है, जिसे प्राइमरी लेवल कहा जाता है। इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यह भाग 1 से संबंधित है। ठीक है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो क्या कहलाती है? वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो वह क्या कहलाती है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन है नामित मापनी, बी क्रम सूचक मापनी, सी अंतराल मापनी, डी अनुपात मापनी। जी हाँ प्यारे साथियों, जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ऑप्शन देखकर जल्दी से बताइए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनुपात मापनी। अनुपात मापनी क्या है? यह अंतराल के समस्त गुण के साथ साथ परम शून्य का भी मापन करता है। ठीक है, इसे अनुपात मापनी भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका PDF मैं वीडियो के अंत में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, परेशान ना होइएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में होता है। हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में क्या होता है? आइए देखते हैं फ्रायड के अनुसार क्या है। इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर ए इदम, बी अहम, सी पराअहम, डी परिस्थितियाँ। जी हाँ दोस्तों, आंतरिकीकरण में क्या होता है? आंतरिकीकरण में पराअहम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, जिसको सुपर ईगो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है। व्यवहारवादी, किस व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ वो बना सकता हूँ? यह किसने कहा है? यह प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए प्यारे साथियों। यह किसका परिभाषा है? जल्दी से बताइए यह परिभाषा। ऑप्शन देखकर बताइए। मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी वाटसन ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। यह वाटसन ने कहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने। ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? ध्यान आकर्षित करने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? ऑप्शन देखकर बताइए। ए उद्दीपन की तीव्रता, बी उद्दीपन की उपादेयता, सी उद्दीपन की विश्वसनीयता, डी उद्दीपन की सक्रियता। जी हाँ दोस्तों, ध्यान आकर्षित करने में किसकी भूमिका होती है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ध्यान किससे आकर्षित होता है? जब उद्दीपन की तीव्रता होती है। ठीक है, आकर्षित करने वाली वस्तु अगर ज़्यादा अच्छी रहेगी तो ध्यान आकर्षित होगा। ठीक है, ऐसे करके याद कर लीजिए, अच्छे से याद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? ठीक है, निम्न में से कौन छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षण, बी सहानुभूति, सी समदृष्टि, डी प्रेरणा। कौन सा है? ऑप्शन जल्दी से बताइए। प्रेरणा क्या है? प्रेरणा से छात्र में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है। क्या है? प्रेरणा। जी, अगर किसी व्यक्ति को आप प्रेरित कर देंगे तो उसके अंदर जो है कि सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रायड के अनुसार, ठीक है, फ्रायड ने क्या कहा है? आइए देखते हैं। फ्रायड के अनुसार ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। यह सही होगा कि ऑप्शन नंबर बी? विस्मरण का अर्थ है किसी समय
प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी कार्य को करने की असफलता क्या है? वह विस्मरण का अर्थ है, यही है कि क्या इसमें से सही है? ऑप्शन नंबर सी, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, कि यह सही है कि आप उपर्युक्त में से कोई नहीं। जल्दी से ऑप्शन देखकर बताइए फ्रायड ने क्या कहा है। फ्रायड के अनुसार फ्रायड ने कहा है कि ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसमें से विस्मरण वह स्मृति है, ठीक है, वह प्रवृत्ति है, स्मृति या प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर दिया जाता है, वही विस्मरण है। विस्मृति क्या है? विस्मरण यानी भूलना दुखद अनुभव को अगर आप भूल जाएंगे तो आप अपना जीवन अच्छे से बिता सकते हैं और जो है कि आपके अंदर से जो है कि फ्रस्ट्रेशन यानी कि कुंठा या तनाव दूर हो जाएगा और याद करने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसलिए फ्रायड ने कहा है यही ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रायड के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? ठीक है, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शन देखकर बताइए। ऑप्शन ए वाटसन, बी कोफका, सी कोहलर, डी गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से बताइए SOR किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? यह इसमें ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसमें ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ABCD इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, यह प्रश्न आयोग गलत बनाया है। जैसे आयोग प्रश्न बनाया है मैं उसी हिसाब से आपके सामने लेकर आया हूँ। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि जब गलत है तो आपने इसमें लिखा क्यों। ठीक है, मैं इसलिए लिखा हूँ कि प्रश्न एक बार 2016 में यह प्रश्न प्राइमरी स्टेज में पूछा गया है। ठीक है, SOR का मतलब होता है, नीचे यहाँ पर लिखा गया है SOR मतलब स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स यानी कि SOR। यह सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? यह जो है कि वुडवर्थ के द्वारा प्रतिपादित किया था। वुडवर्थ लिख लीजिएगा, वुडवर्थ के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, वुडवर्थ ने इसका प्रतिपादन किया था, लिख लीजिए। यह ऑप्शन में नहीं था इसलिए आयोग ने इस प्रश्न को रद्द कर दिया था 2016 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप सबके सामने। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ठीक है, ध्यान को आंतरिक दशा कौन सी केंद्रित करती है? ऑप्शन नंबर ए अवधि, बी नवीनता, सी रुचि, डी आकार। ध्यान को कौन सा बिंदु आकृत करता है? ठीक है, कौन सा ध्यान को केंद्रित कौन सा आंतरिक दशा करता है? रुचि। जिस चीज़ में रुचि होती है उसमें हमारा ध्यान ज़्यादा लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहलाता है? ठीक है, यह सीधा इसमें सीखने का स्थानांतरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सीखने का स्थानांतरण, जब भी कोई चीज़ आप सीखे हैं, जैसे कि आप साइकिल चलाना सीखे हैं तो आपको बाइक चलाने में थोड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, आसानी कैसे होती है? थोड़ा कंट्रोल करने की, जजमेंट करने की क्षमता रहती है, इसलिए बाइक आसानी सीख सकते हैं। जो साइकिल बिल्कुल नहीं चलाया है वो बाइक चलाने में उसे बहुत सारी कठिनाइयाँ हो सकती हैं। ठीक है, इसी को सीखने में स्थानांतरण, यानी कि जो मैथ का सवाल हल कर लेगा वो विज्ञान का भी कर सकता है। विज्ञान में जो रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इन सब में भी थोड़ा सूत्र होता है, इसलिए हल कर सकता है। हिंदी भाषा जो सीखा है संस्कृत पढ़ने में आसानी हो जाएगी, इसीलिए इसी को कहते हैं सीखने में स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र लर्निंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? जल्दी से ऑप्शन देखकर बताइए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए स्मृति, बी सीखना, सी प्रेरणा, डी चिंतन। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है प्यारे साथियों? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सीखना। सीखना क्या है? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है? ठीक है, इसमें कहलाता है लिखा है, लेकिन मैं अपने से क्या लगा रहा हूँ, इसके लिए आप परेशान ना होइएगा कि इसमें प्रश्न गलत तरीके से टाइप किया गया है। आयोग ने जैसे छापा है वैसे मैं भी छापा हूँ, थोड़ा सा इसमें अपने से बोल देता हूँ, इसलिए अच्छा लगता है। ठीक है, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए स्तंभाकृति, बी आवृत्ति बहुभुज, सी संचयी आवृत्ति, डी रेखा चित्र। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए स्तंभाकृति। स्तंभाकृति में जो है कि रेखा चित्र की आवृत्तियों को दर्शाया जाता है। ठीक है, सांख्यिकी की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? ठीक है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है?
ऑप्शन नंबर ए बाल्यावस्था, बी शैशवावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। यहाँ दोस्तों विकास की अवस्था वह है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, ठीक है प्यारे साथियों, जल्दी से बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है, जल्दी से बताइए ऑप्शन देकर। ए मूल प्रवृत्ति पर, बी नैतिकता पर, सी वास्तविकता पर, डी ध्यान पर। शिशु का जो है कि अधिकांश व्यवहार जो है कि मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। मनुष्य के अंदर 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं जो जन्म से नहीं होती हैं, धीरे धीरे जन्म से 2 होती हैं, सुख प्रवृत्ति, जीवन प्रवृत्ति और मृत्यु प्रवृत्ति। सुख और दुख का 2 मूल प्रवृत्ति होती है। धीरे धीरे इंसान का जब विकास होने लगता है तो ये 14 प्रकार की प्रवृत्तियाँ उनके अंदर आ जाती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिशु का अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित है। कुल 14 मूल प्रवृत्तियाँ हैं, ठीक है, फ्राइड के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि या सूझ, ठीक है, ब्रैकेट में है सूझ। अंतर्दृष्टि या सूझ दोनों एक ही होता है, चाहे सूझ कहिए चाहे अंतर्दृष्टि कहिए, द्वारा सीखने के सिद्धांत को कोहलर ने प्रयोग किया था, ठीक है। अंतर्दृष्टि इनसाइड थ्योरी, इसका नाम है इंग्लिश में इनसाइड थ्योरी। इसका प्रयोग कोहलर ने किस पर किया था, वनमानुषों पर किया था, या कुत्ते पर, बिल्ली पर, या चूहों पर। जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। वनमानुष, उस जिस वनमानुष पे किया था उसका नाम क्या था, जल्दी से इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, उसका नाम क्या था जिस पर उन्होंने प्रयोग किया था। उसका नाम मैं जानता था, अभी याद नहीं आ रहा है, अभी मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन याद नहीं आ रहा है। उसका चिंपांजी था वो, ठीक है, सुल्तान नाम था। जिस पर उन्होंने प्रयोग किया था उसका सुल्तान नाम था, सुल्तान, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा। कभी कभी ये पूछ लेता है कि जिस पर कोहलर ने प्रयोग किया था अंतर्दृष्टि का सिद्धांत यानी कि इनसाइट ऑफ थ्योरी, वो सुल्तान पर किया था, ये भी कभी पूछ सकता है और पूछता है, एक बार पूछा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे, ठीक है, में क्या उच्च होगा। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में क्या सबसे ज़्यादा होगा, क्या सबसे ज़्यादा उच्च होगा, क्या आवश्यक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सृजनशीलता, बी अध्ययन, सी विश्लेषण, डी अच्छे अंक प्राप्त करना। क्या इसमें आवश्यक नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सृजनशीलता, ठीक है, सृजनशीलता। अब इसका प्रश्न कैसे बन जाएगा, आइए देखते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे सृजनशीलता में भी उच्च होंगे, ठीक है, यह जरूरी नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि सृजनशीलता में भी उच्च लब्धि वाले बुद्धि वाले बच्चे भी सृजनशीलता में उच्च होंगे। कभी कभी कि ज़्यादा बुद्धि लब्धि वाले बच्चे भी ऐसे होते हैं कि उनके अंदर क्रिएटिविटी माइंड नहीं होता है, वो सिर्फ अंकों को लाते हैं और एक्स्ट्रा माइंड नहीं कर पाते हैं, जैसे किसी क्रिएटिविटी काम नहीं कर पाते हैं। क्रिएटिविटी मतलब सृजनशीलता वाला काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है, वो रटा रटाया चीज़ पर ही चलते हैं, यह आवश्यक नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम में किसका, ठीक है, किसने प्रभाव का नियम दिया है। अधिगम में किसने, इसमें ब्लैंक जो दिया है इसमें आएगा किसने, ठीक है, किसने। इसमें ऑप्शन में आप देखकर बताइएगा। ए पावलोव, बी स्किनर, सी वाटसन, डी थॉर्नडाइक। अधिगम में सीखने का प्रभाव का नियम किसने दिया है, सीखने में किसने प्रभाव का नियम दिया है। ऑप्शन नंबर जल्दी से देखकर बताइएगा। 3 नियम है, कौन कौन सा नियम है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। यह तीनों नियम कौन दिया है, यह तीनों नियम थॉर्नडाइक ने दिया है, थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि थॉर्नडाइक। सीखने के नियम, अधिगम यानी सीखना यानी अधिगम, अधिगम कहो चाहे सीखना कहो दोनों एक ही होता है, ठीक है। यह सिद्धांत अधिगम ने दिया है, इसका नियम थॉर्नडाइक ने दिया है। और 3 नियम है, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। यह 3 मुख्य नियम हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। इसमें से कौन सी एक ऑप्शन है जिसमें, इधर गया ऑप्शन इसका, इसमें से कौन एक ऑप्शन है जिसमें स्मृति के मापन का प्रयोग नहीं किया जाता। इन चारों में से जल्दी से बताइएगा ऑप्शन देखकर। ए प्रत्याहार विधि, बी तार्किक विधि, सी पहचान विधि, डी पुनः सीखना विधि। कौन सा ऐसा विधि है जो स्मृति के मापन में नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है कि स्मृति के मापन में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, बाकी सब किए जा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तार्किक विधि। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है स्क्रीन पर। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसे TAT कहा जाता है, ठीक है,
प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षा को टीएटी कहा जाता है का विकास किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, इसमें जो ब्लैंक है इसमें लिखा जाएगा इसमें से जो भी जिसका भी नाम रहेगा इन चारों में से उसका नाम इसमें लिखा जाएगा। ठीक है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी टीएटी का विकास किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए साइमंड, बी होल्टजमैन, सी मुर्रे रहेगा लेकिन आयोग ने मरे लिखा था तो मैं भी ऐसे लिख दिया मरे, और डी बैलक। किसने किया था टीएटी का प्रयोग, मुर्रे ने, हेनरी मुर्रे, इनका नाम पूरा है हेनरी मुर्रे, GH मुर्रे इनका पूरा नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। ठीक है, यह किस विषय पर आधारित है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए विषय केंद्रित शिक्षा, बी शिक्षक केंद्रित शिक्षा, सी क्रिया केंद्रित शिक्षा, डी बाल केंद्रित शिक्षा। जल्दी से बताइए, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किस पर है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बाल केंद्रित। ठीक है, मनोविज्ञान का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, बाल केंद्रित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन में से जल्दी से बताइए, इनमें से कौन सा एक सिद्धांत है जो बुद्धि, वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए निरंतरता का सिद्धांत, बी वर्गीकरण का सिद्धांत, सी समन्वय का सिद्धांत, डी वैयक्तिकता का सिद्धांत। जी हाँ प्यारे साथियों, जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा एक सिद्धांत है जो विकास और वृद्धि से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, वर्गीकरण का सिद्धांत जो है कि विकास एवं वृद्धि से संबंधित नहीं है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। जल्दी से ऑप्शन देखकर बताइए। ऑप्शन नंबर ए प्रभाव का नियम, बी सादृश्यता का नियम, सी तत्परता का नियम, डी साहचर्य का नियम। जल्दी से ऑप्शन देखकर बताइए कौन सा नियम है जो कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना को सीखने के नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तत्परता का नियम। या तत्परता का नियम क्या है, यह सीखने के नियम है। सीखने का कौन कौन सा नियम है, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। ठीक है, इसमें से तत्परता का नियम जो है कि कक्षा शिक्षण में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना में किया जाता है, पर किसका किया जाता है प्रयोग, तत्परता का नियम का। इसको आप लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान कौन सा है, जल्दी से बताइए। ए सामान्यीकरण, बी विभेदीकरण, सी प्रत्यक्षीकरण, डी पृथक्करण। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण को अंग्रेजी में परसेप्शन भी कहा जाता है। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण, विभेदीकरण, पृथक्करण, सामान्यीकरण, अतः संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान कौन सा है, प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था। कौन सा प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था, जल्दी से बताइए। ए टॉलमैन, बी बंडूरा, सी थॉर्नडाइक, डी कोहलर। इसमें से कौन दिया था प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय का नियम, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन दिया था, बंडूरा ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है। ठीक है, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए निगमन विधि, बी आगमन विधि, सी अंतर्दर्शन विधि, डी बहिर्दर्शन विधि। इन 4 ऑप्शन में से जल्दी से ऑप्शन चुनकर बताइए। ऑप्शन नंबर बी, ये सभी ऑप्शन जो है कि आगमन विधि से हैं। ठीक है, आगमन विधि में उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण एवं नियमीकरण ये सभी ऑप्शन आते हैं। ठीक है, ये सभी विधि के सोपान आगमन विधि के हैं। ठीक है, ये सभी सोपान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। अवधान यानी क्या है, बाधा। ठीक है, बाधा के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन कौन से हैं, ऑप्शन देखकर बताइए। ए रुचि, लक्ष्य, आवृत्ति, बी उद्दीपक,
वस्तु, प्रविधि, सी प्रकाश, ध्वनि, गंध, डी पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। जी हाँ दोस्तों, इसमें से बताइए कौन सा है जो अवधान के आंतरिक एवं व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए कौन सा है? ठीक है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए में अभिरुचि। ठीक है, रुचि या अभिरुचि एक ही होता है। रुचि कहिए चाहे अभिरुचि कहिए। ठीक है, अभिरुचि या रुचि, लक्ष्य, आवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि अवधान के आंतरिक निर्धारक यही है जिससे जो कि सीखने में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, रुचि नहीं रहेगी, लक्ष्य नहीं रहेगा, आवृत्ति नहीं रहेगी तो आपको सीखने में प्रॉब्लम पैदा होगी। ठीक है, जब रुचि रहेगा, लक्ष्य आपका निर्धारित रहेगा, आवृत्ति यानी जिज्ञासा रहेगा, तभी आप अपने जो है कि सीखने में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, बी केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, सी केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, डी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन क्या कहलाता है? बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। यह प्रश्न हर बार आता है और इसको आप नोट कर लीजिएगा, यह प्रश्न जरूर एग्जाम में आएगा। अगला क्वेश्चन है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग हो न पाने के कारण होती है क्या कहलाती है? ठीक है, 21वें जोड़े के गुणसूत्र से अलग न होने के कारण जो कारण होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए डाउन सिंड्रोम, बी क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, सी टर्नर सिंड्रोम, डी विल्सन सिंड्रोम। इसमें से क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के कारण यह कि माता के 21वें गुणसूत्र से जोड़ा अलग नहीं हो पाता है, उसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, जिससे वह गर्भधारण नहीं कर पाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? ऑप्शन नंबर ए पूर्व पारंपरिक अवस्था, बी पारंपरिक अवस्था, सी पश्चात पारंपरिक अवस्था, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से देखकर ऑप्शन बताइए कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पूर्व पारंपरिक अवस्था। पूर्व पारंपरिक अवस्था क्या है? पूर्व पारंपरिक अवस्था से नैतिकता में बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? ए अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, बी ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, सी ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, अंडाणु, शुक्राणु, डी अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन देखकर बताइए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहले अंडाणु होता है, फिर शुक्राणु होता है, फिर युग्मनज होता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट होता है। ठीक है, यह निषेचन से संबंधित क्रिया है। सर्वप्रथम गर्भाधान की क्रिया के दौरान सर्वप्रथम अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद इनसे मिलने के बाद जो है कि युग्मनज का निर्माण होता है। उसके बाद तत्पश्चात यानी कि ब्लास्टोसिस्ट के द्वारा शिशु का निर्माण होता है। ब्लास्टोसिस्ट के द्वारा किसका निर्माण होता है? शिशु का, जिससे माता गर्भ धारण करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी एवं उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? जल्दी से बताइए प्यारे साथियों। यह अंतिम क्वेश्चन है और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। यह है ऑप्शन नंबर ए केचमर, बी योंग, सी शेल्डन, डी स्प्रेंजर। जी हाँ साथियों, आपको पता है, नहीं पता है तो आप जान जाइए। युंग के द्वारा जो है कि 3 प्रकार का जो है कि व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है, जिसका अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी के नाम से जाना जाता है। युंग कौन है? युंग एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। मनोविज्ञान के गुण के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया था। ठीक है, इसी के साथ इस प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।